Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106, or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे और शनिवार है आज, इसलिए हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। आप हमें फोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद दिला दें कि हम इस कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। नमस्कार सोनू, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं राजेश लेख। Market remained unchanged in the week ended yesterday on the back of mixed global cues. Sensex closes at 58,803, Nifty settles at 17,539. And US stocks suffer third weekly loss despite report of job offer increase as it failed to ease fears of inflation. कल समाप्त सप्ताह के दौरान मिले जुले वैश्विक संकेतों के चलते शेयर बाजारों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। सेंसेक्स 58,803 पर और निफ्टी 17,539 पर हुए बंद। और अमेरिका की रोजगार से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार बढ़ने की जानकारी सामने आने के बावजूद मुद्रास्फीति से दर कम नहीं हुए और अमेरिका में शेयर बाजार लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट में रहे। आज की पहली खबर, भारतीय शेयर बाजारों में कल समाप्त सप्ताह के दौरान कोई खास बदलाव नहीं हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कड़े रुख और यूरो क्षेत्र तथा जापान में बढ़ती मुद्रास्फीति के बाद मिले जुले वैश्विक संकेतों के चलते बाजारों में भारी उतार चढ़ाव दिखाई दिया। दूसरी तरफ निचले स्तरों पर बेहतर आर्थिक आंकड़ों और विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा की गई खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला। पिछले सप्ताह यूएस फेड के अध्यक्ष के संबोधन से निवेशकों की धारणा को धक्का लगा, जहां उन्होंने मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की संभावित आवश्यकता पर बल दिया था। सप्ताह के दौरान बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 31 अंकों की कुल गिरावट से 58,803 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19 अंकों के नुकसान से 17,539 पर आ गया। हालांकि विस्तारित बाजार में प्रदर्शन कहीं बेहतर रहा। बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों सूचकांक 1.3% के उछाल में रहे। We have our first caller online with us from Cochin, Kukreti. We welcome you, Mr. Kukreti. Please ask your question. Yes, thank you. My question is that in my portfolio, I have got about 20% in mutual funds. The mutual funds are quite old, about 5 to 6 years old, and I also have some small SIPs. But they are all regular, not the direct. I believe there's a direct way to invest in mutual funds wherein you get more advantage. So would you advise me to shift all my mutual funds to direct now, or it doesn't matter if I let it be? Well, Mr. Koketri, if I get his name right, I think your proportion of mutual funds in your total portfolio seems to be fine. As regards your SIP, so it will all depend on, Mr. Koketri, the performance, since you've been contributing for some time. That's what you said. So I assume that they are significantly old, or at least some time old. So if they are doing well, if the NAVs are doing okay,
I think you can hold on to them. But if you find that they're not performing that well, shifting to mutual fund-based SIPs would be a better option because that is managed by professionals. The AMCs have experts. They've got research analysts. So I think shifting to it all depends, Mr. Koketri, on the performance of the funds that you have. And I would also suggest you, with the permission of my two anchors sitting here, that tomorrow is a mutual fund expert show, Sunday, if I'm not wrong. Yeah. And you have mutual fund experts coming. I think with them you can also name those funds. And he may be in a position to, you've got some very good experts, he may be in a position to let you know very specifically as well as to whether you should hold on or you should switch. But primarily, I think performance should be the criteria to decide whether you want to switch or not switch. और अब चलते हैं गाजियाबाद, जहां से श्रवण कुमार हैं हमारे अगले श्रोता। बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ जी, जरा कोई बात कर। श्रवण जी, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। श्रवण जी, आपका बटन दब रहा है फोन का। अच्छा। हाँ, आपके गाल से छू छू के। अच्छा। हाँ जी, अब ठीक है। आप सवाल पूछिए अपना। सर कोहली साहब को नमस्कार। मित्रा को नमस्कार। नमस्कार श्रवण जी, नमस्कार। सर कोहली साहब से बात करा दो। हाँ जी, वो सुन रहे हैं। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। आपके शब्द मेरे कानों में है। मैंने सर जी, मैं रिटायरमेंट हूँ सर जी। मैंने आप कोहली साहब से बात ये पूछनी है कि ये रिटायरमेंट हो जाते हैं प्राइवेट वाले, उनकी पेंशन की ये वो जो महंगाई भत्ता है वो कब बढ़ता है? 5 साल में, 10 साल में? श्रवण जी, प्राइवेट वालों का महंगाई भत्ता तो ऐसा बढ़ने का, ये तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आपको प्राइवेट में अगर पेंशन मिल रही है। मुझे नहीं पता ये किसी सरकारी पेंशन स्कीम में सब्सक्राइब कर रखा है, शायद उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो पेंशन वैसे ज्यादातर नहीं देती हैं, और अगर कुछ बहुत कृपालु हैं और अगर पेंशन देती भी हैं तो उनके महंगाई भत्ते का तो कंपनी पर डिपेंड करेगा। श्रवण कुमार जी, हम तो आपके बिहाफ पे एक प्रार्थना कर सकते हैं कि महंगाई भत्ता जहां से भी आपको मिल रहा है वो बढ़े और आपकी आमदनी बढ़े। बाकी प्राइवेट वालों में वैसे पेंशन का प्रावधान नहीं है। शायद आपने कोई पेंशन स्कीम सब्सक्राइब कर रखी होगी, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिसाइड सरकार करती है, जो पेंशन फंड ट्रस्ट होती है वो करती है, तो समय समय पर वो बढ़ता घटता रहता है, तो आप उस पर नजर रखिए। बहरहाल हम अपनी तरफ से ये आपको विशेष देंगे, शुभकामनाएं देंगे कि आपकी जल्दी भत्ता बढ़े और महंगाई भी कम हो और आपका भत्ता भी साथ में बढ़े। जी। फ्रॉम दिल्ली वी आर जॉइंड इन बाय रजा हुसैन, वी वेलकम यू। हेलो जी रजा, आप सुन सकते हैं? हाँ शरद जी, नमस्कार। नमस्कार रजा भाई। सर ये एज ए इन्वेस्टर ये कैसे डिसाइड करें कि मतलब एफडी में इन्वेस्टमेंट किया जाए या म्यूचुअल फंड्स में? बड़ा म्यूचुअल फंड में रिस्क है, तो बहुत अच्छा सवाल है रजा भाई। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, बहुत इसका उत्तर भी बहुत विस्तृत है, पर मैं थोड़ा बताना चाहूंगा क्योंकि आपके सवाल के माध्यम से मुझे लगता है कि और लोगों को भी उत्तर मिलेगा। देखिए, ये 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है रजा भाई। आपकी उम्र कितनी है, आपके गोल्स क्या हैं इन्वेस्टमेंट के, कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से लक्ष्य क्या है, आपको रेगुलर इनकम चाहते हैं, आप एक मुश्त कुछ एक सर्टेन एज के बाद कमाना चाहते हैं, या आपका रिटायरमेंट ओरिएंटेड लक्ष्य है। दूसरा देखा जाता है कि इसमें रिस्क एपेटाइट कितना है, जोखिम लेने की क्षमता, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कितनी है। तो ये इस पर व्यक्ति टू पर्सन व्यक्ति के हिसाब से ये अलग अलग होता है। पर म्यूचुअल फंड्स में कुछ हिस्सा अवश्य रहना चाहिए, और अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डेट फंड्स हैं या हाइब्रिड फंड्स हैं या आप मिक्स्ड कैप फंड में कर सकते हैं, और कुछ आप एफडी में रख सकते हैं, कुछ आप गोल्ड में रख सकते हैं। तो ये तो रजा भाई मुझे लगता है किसी दिन आपके साथ बैठ के कागज पेंसिल लेके एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी उम्र क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, जोखिम कितना ले सकते हैं, कितना अमाउंट आप लगाना चाहते हैं, आपकी रिटायरमेंट कितनी दूर है, आपके घर में कोई बड़ा खर्चा आने वाला है कि नहीं। बहुत सारी बातों पर ये डिपेंड करता है, पर मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। बाकी कभी आपके साथ अगर ऐसा मौका लगा कि कभी मुलाकात हुई तो आपके साथ बैठ के फिर हम उसको और थोड़ा खोल के बता सकते हैं, या आप अगले हफ्ते फिर इससे आगे पूछिएगा तो मैं और बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लंबा बताऊंगा तो आपके पीछे कई श्रोता क्यू में है, उनका नंबर आने से रह जाएगा। जी। अब भारत भूषण है हमारे साथ दिल्ली से। भारत भूषण जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सभी को, सर सबको भी नमस्कार। नमस्कार भारत भूषण जी। सर सबसे पहले तो हमारे देश जो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, इसके लिए सभी को बधाई हो सर। जी।
और मेरा सवाल प्रश्न ये है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, मान लीजिए मैं भारत भूषण नाम की एक कंपनी हूँ, जो भी प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, तो उस पे एक मार्जिन होना चाहिए कि 10% से ज्यादा मैं उस पे मुनाफा डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर को 10% से ज्यादा मुनाफा में नहीं देगा। इस तरह कोई रेगुलेटरी है? और सर एक साथ और भी है, जो नेशनल हाईवे है भारतमाला जो परियोजना है, उसकी प्रगति सर कितनी संतोषजनक है आपके हिसाब से? और कहाँ तक काम पहुँचा है भारतमाला श्रृंखला? पहली बात तो भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर पहुंचने का बहुत अच्छा इन्होंने याद दिलाया राजेश सोनू। सबको, पूरे देशवासियों को फक्र होना चाहिए इस बात के कि हम यूके को, जिन्होंने हम पर एक समय 200 साल तक राज्य किया, आज हम उनको ओवरटेक कर गए। चलिए उसमें कई राइडर्स भी हैं, उनकी आबादी 7 करोड़ है, हमारी 140 करोड़ है, पर फिर भी नंबर तो नंबर ही होता है और आगे निकलना माना जाता है। दूसरा आपने पूछा कि देखिए कंपनी मार्जिन अपना खुद सेट करती है, इसी प्रकार स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स, रिटेलर्स, जितनी भी सप्लाई चेन होती है, हर कोई मुनाफे के लिए ही काम करता है, वो अपना अपना मुनाफा सेट करता है। तो ऐसा कोई कानून नहीं है भारत भूषण जी। एक मुझे याद आता है इनकी बात से कि जीएसटी में एक एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज होता है जी, वो जीएसटी, जो लोग जीएसटी का फायदा उठा के ज्यादा कमाते हैं सिर्फ उनके लिए, बाकी कोई ऐसा कानून नहीं। हाँ, एमआरपी जरूर होती है, जिसको हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं, उससे ऊपर कंज्यूमर लॉस के हिसाब से उससे ऊपर पैसा लेना इलेजिटिमेट माना जाता है कि आप एमआरपी से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं। पर एमआरपी के पीछे और मैन्युफैक्चर होने तक कितना उसमें चेन में, सप्लाई चेन में मुनाफा जुड़ा हुआ है, ये ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि कहे कि आप 10% लीजिए, आप 15% लीजिए। मुझे लगता है ये ग्राहक के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो अपना, उसको अगर प्राइस ठीक लगती है वो ले ले, उसको लगता है। कुछ रेगुलेशंस है जैसे फार्मा सेक्टर में, हाँ कुछ है वो स्पेसिफिक है, वो सेक्टर स्पेसिफिक, पर ऐसे जनरल कोई वो नहीं है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट। भारतमाला की प्रोग्रेस भारत भूषण जी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हमारा जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मंत्रालयों में आता है। हमारे माननीय मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं, उनको जब मिनिस्टर्स की रैंकिंग की गई तो उनका जो मंत्रालय था उसकी अच्छी, रोज के 40-50 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़क बन रही है। भारतमाला की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। आपको दिल्ली मुंबई बहुत जल्दी, भारतमाला का बहुत अहम हिस्सा है, आपको बहुत जल्दी चालू होता दिखेगा। 12-13 घंटे में दिल्ली से आप मुंबई पहुंच जाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतमाला की मेरे हिसाब से 50% से ज्यादा पूरा हो चुका है और आने वाले 1-2 साल में बहुत रफ्तार से इसको, सरकार का पूरी मंशा है कि 2023-24 में इसको ज्यादातर हिस्से को चालू कर दिया जाए। तो सड़कें तो हम सब जानते हैं, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या प्रोग्रेस है वो सबको दिखाई देती है जी। Since we talked about India achieving the 5th position, let's tell you more about it. In a significant development, India has surpassed the United Kingdom to become the 5th largest economy globally. This has put India, the Asian powerhouse, just behind the US, China, Japan and Germany. In a tweet, Finance Minister Nirmala Sitharaman said, "The International Monetary Fund's own forecasts show India overtaking the UK in terms on an annual basis this year." Health Minister Dr. Mansukh Mandavia has said that with the mantra of reform, perform and transform, New India is writing new pages of success under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. And I would like to add, if you allow me, please, that for the first quarter, January to March, we have done about $854 billion, whereas UK did only $804 billion. So this is why the finance minister said that on an annualized basis we would overtake them. और अब ग्रेटर नोएडा से एसपीएस जैन है हमारे साथ, हमारे रेगुलर लिसनर। आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार जी मार्केट मंत्रा टीम और कोहली जी को। नमस्कार जी। कोहली जी को लक्ष्मण रॉय के साथ टैक्स के बारे में समस्याएं सुलझाते देखा, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद सर। कोहली साहब, प्रश्न यह है कि चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्रीज विदेशी हैं, वो बंद हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं जी। कोविड, ये खबर ये लगी थी कि वो भारत सारी नहीं आ रही, भारत के अलावा वो इंडोनेशिया और वियतनाम जाने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये फैक्टर क्या भारत सरकार को मालूम है? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? उनकी ईज ऑफ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है? तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आपके माध्यम से इस समस्या को भारत सरकार को भी उनको याद दिलाना चाहता हूँ। जैन साहब, शुक्रिया। भारत सरकार को पूरा का पूरा संज्ञान है इस बात का, और हम लोग जो चाइना +1 और डीकपलिंग पॉलिसी, जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया के चाइना से एक ऑल्टरनेट लोकेशन ढूंढ रही हैं, बिल्कुल उनको भारत सरकार को इस बात का पता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया है
कि हम जल्द से जल्द अपने यहाँ लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो भी जरूरतें हैं इन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की, और बहुत सारी कंपनी आई भी, आपको पता होगा एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत जल्द फुल स्केल पे शुरू होने वाली है। कार कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, बहुत सारी कंपनियां भारत में प्लान बना रही है। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि जो कुछ चाइना से जाएगा सबका सब भारत में आ जाएगा, इसीलिए इंडोनेशिया है, वियतनाम है, मलेशिया है, फिलीपींस है, कुछ कंपनीज और जगह भी वो ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से, कोई और स्ट्रेटेजिक कारण से देखती हैं। पर भारत में इसमें कोई दो राय नहीं है जैन साहब कि पहली बात तो भारत सरकार को पता है और इस पर निरंतर काम चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि हर क्षण इस पे नजर रहती है कि भारत में कौन सी कंपनी आ रही है, और आपको बहुत जल्द आने वाले 2 से 3 सालों में भारत में बहुत सारी कंपनियां काम करती दिखेंगी। आपको मैं साथ में बता दूं कि अपने आप को पैर उखाड़ के किसी दूसरे देश में लगाना ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, उन कंपनियों को भी वक्त लगता है डिसाइड करने में, पर भारत सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में सफल होगा, इस बात में मुझे कोई भी शको शुबा नहीं है। जी। Mr. Thakkar now joins us from Mumbai. We welcome you. Hello, good evening, sir. Good evening. Please ask your question. Sir, I want to know regarding Vaya Bandhana scheme, pension scheme. आप रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? I want to know regarding Vaya Bandhana pension scheme. I think Vaya Bandhana is the senior citizens scheme, if I'm not aware. Yes, under that scheme, Mr. Thakkar, you can open an account with a bank and you will get, better returns than the rest of the people as senior citizens. You will be able to get better returns. I think the difference in the rate nowadays is 0.5% or more, even more. The compounded rate comes to be even more. So you can approach a bank. I think the cap on Vaya Bandhana is about 15 lakh rupees, if I'm not wrong. I need to just check my data point, but I think it is 15 lakh rupees. So just go to a bank, give your proof of, give your Aadhaar. He will know that you are a senior citizen, and he will open your Vaya Bandhana account where you will be able to earn better interest as compared to rest of account holders in the bank, Mr. Thakkar. I hope when you have done so, please let us know. We'll be happy to note this down that the information was useful to you. अगले कॉलर है फरीदाबाद से सुभाष चंद्र, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा सवाल है कॉलेज से कि मुझे ना 139(8) के उसमें संदर्भ में एक नोटिस मिला है इनकम टैक्स का, जो 2021-22 का जो इनकम टैक्स स्टेटमेंट भरा है मैंने, तो उसके बारे में वो दोबारा मैं रिवाइज भर रहा हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझे? सुभाष जी, अगर आप रिवाइज भर रहे हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, क्योंकि जब रिटर्न एक दफे प्रोसेस हो जाती है, जिसको हम लीगल भाषा में कहते हैं कि असेसमेंट हो गया है, समरी असेसमेंट बोलते हैं उसको, 143 में 143(1) में अगर वो हो चुका है तो इसका मतलब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है। उसके बाद आप रिवाइज नहीं कर सकते, पर आपको अगर कोई त्रुटि नजर आ रही है वहां पर, आपको लग रहा है कुछ छूट गया, कुछ गड़बड़ हुआ है, नोटिस he said. No, because he is not able to revise means this means it has been processed, because you can't revise when it is processed. तो आई थिंक आपके सामने रास्ता ये है कि आप सेक्शन 154 सुभाष जी नोट करें, उसके अंतर्गत आप अपना एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन, आपको वहां ऑप्शन देगा, आप उसमें रेक्टिफिकेशन फाइल करें और जो भी त्रुटि होगी उसको करेक्टिव एक्शन उस पर ले लिया जाएगा। ये भी नहीं होता है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर किसी तकनीकी कारण से आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्रोसेस नहीं हुई है और कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, तो आप ई निवारण एक ऑप्शन है जो ग्रीवियंस का ऑप्शन है, उसमें आप अपनी शिकायत डालें, उनको बताएं कि मैं इसको रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं। पर ये तभी है अगर आपकी रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुई है। पोर्टल पे आप जाके देखेंगे, आपको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि रिटर्न प्रोसेस हुई है या नहीं हुई, तो उसको आप देखिए और जैसा मैंने बताया उसी के अनुसार एक्शन लीजिए और हमें बताइएगा जरूर कि फिर क्या हुआ। हमें चिंता रहेगी नहीं तो कि सुभाष जी के रिटर्न का हुआ क्या। From Delhi, we are joined in by Yogendra. We welcome you, Yogendra. हेलो जी, सवाल पूछें। सर, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कोहली साहब से। हाँ जी, मैं कॉर्पोरेशन से रिटायर्ड हुई, पेंशन आपकी नहीं जब गई, कहते हैं इंडिया के पास बहुत पैसा है। जी योगेंद्र जी, आपका हमें संदेशा मिला था और क्योंकि योगेंद्र जी इतने वयोवृद्ध हैं, इनकी उम्र शायद 87-88 साल के आसपास है, तो मेरा मन किया अंदर से कि मैं इनकी वाकई खाली कंसल्टिंग फोन पे नहीं, इनकी मदद की जाए। और मैंने अपने ऑफिस को इनका केस दिया था और मैं इस बात को बताने में मुझे कोई संदेह नहीं है। और मुझे पता लगा है कि जिस कॉर्पोरेशन से इनकी पेंशन आती है वहां के सभी एम्प्लॉइज को अभी पेंशन नहीं मिली है।
क्योंकि वहां पर फंड की शॉर्टेज है। तो योगेंद्र जी, अगर कहीं और से होता तो मुझे पूरा अपने ऊपर विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि मैं आपकी पेंशन को निकलवा देता बैंक से रिक्वेस्ट करके या डिपार्टमेंट से, पर यहां तो सारे के सारे ही उसी एक ही नाव में सवार है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ फंड्स आने में विलंब है, और पीछे भी हमने सुना कि कॉर्पोरेशन की सैलरीज में डिले होता है, कुछ फंड्स कुछ दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के बीच में आपस में कुछ बात चलती है, उसमें विलंब होता है। तो आ जाएगी जल्दी योगेंद्र जी, हमें पूरी उम्मीद है। सिर्फ कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आपकी पेंशन जरूर आएगी, और जब आएगी तो हम आपसे आके आपके घर आके एक लड्डू खा के जाएंगे हम सबके साथ जी। Moving on, the US stock suffered a third weekly loss despite the improved August report on job data. It, however, failed to ease fears that the Federal Reserve would keep aggressively hiking interest rates to fight inflation. The Dow Jones Industrial Average fell 338 points or 1.07% to close at 31,318. The S&P 500 dropped roughly 43 points or nearly 1.07% to finish at 3,924, its lowest close since July. And the Nasdaq Composite declined 154 points or 1.3% to finish at 11,630, recording its first 6-day losing streak since 2019. और अब दिल्ली से हमारे कॉलर सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार सारी मंत्रण टीम को। सर, मेरा एक पुलिस आपसे एक सवाल था कि आजकल जो जैसे फ्लक्चुएशन चल रही है अपनी मार्केट में, ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्या दोनों एकदम 1000, 1200, 1500 ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है, तो थोड़ा सा इस फ्लक्चुएशन कब तक रहेगा और इसका क्या सजेस्ट करते हैं आगे के लिए? सुनील जी, बहुत वाजिब सवाल है, और इस सवाल को लेके पूरे भारत के जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी पूरी की पूरी कम्युनिटी है वो असमंजस में है, और इसीलिए बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, बिल्कुल ठीक है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से दो ऑपोजिट फोर्सेस मार्केट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, बढ़ते हुई ब्याज की दरें हैं, इन्फ्लेशन है, ये मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ भारत जैसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पे आके दौड़ रही है, और बहुत सारे फैक्टर्स, भारत में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है, धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था ऊपर चढ़ रही है। तो दो ऑपोजिट फोर्सेस, तो कभी इनकी जीत होती है, रसाकशी का खेल मैं इसको बोलता हूं, जैसे चलता है एक तरफ से। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं सुनील जी, उनको तो मुझे लगता है लोअर लेवल्स पर खरीदारी थोड़ी थोड़ी करके करनी चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक मार्केट में SIP, मतलब आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और उसको लंबे वक्त के लिए करिए। छोटे वक्त का जो ट्रेडर होता है, इन्वेस्टर होता है, उनको सुनील जी उनके लिए ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि आप आज लेते हैं सोच के कल बेच देंगे, हफ्ते बाद मार्केट कहीं की कहीं होती है, एक ट्रेंड नहीं होता है। तो इसलिए आप लंबे वक्त के लिए करें, और SIP के जरिए मतलब थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े टाइम पे लेते रहे। आप देखेंगे कि लंबे वक्त में आपकी इन्वेस्टमेंट आपको, क्योंकि आपका कुछ नीचे लेवल पे आएगा, कुछ मीडियम लेवल पे आएगा। ट्रेडर्स के लिए ये एक बहुत कठिन समय है, इसमें सुनील जी कोई दौर है। पर एक मैं बड़ी मजेदार बात यहां बताना चाहता हूं, एक इन्वेस्टर कब ट्रेडर बन जाता है उसको मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो प्रॉफिट होता है तो उसको बहुत लुभावना लगता है, उसको बेच के वो सोचता है कि ये प्रॉफिट तो बुक कर लो, फिर ले लो, और अंततः क्या होता है कि वो पैसे कुछ नुकसान करके चला जाता है। तो मैं इन्वेस्टर को, सभी श्रोताओं को ये सलाह दूंगा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कृपया इन्वेस्टर बने रहें, ट्रेडर मत बन जाइए। अगर क्योंकि जहां ट्रेडर आप बनते हैं वहीं पिछला कमाया हुआ भी कई बार आप गवा के चले। तो इसमें शायद सबसे ज्यादा जरूरी है लंबा वक्त, जो आपने यूज किया कई बार, तो उसको थोड़ा सा बता सकते हैं कितने वर्ष? अब देखिए, ये लंबा वक्त मार्केट में सोनू कोई ऐसा हम डिफाइंड नहीं कहते, पर आप मेरे हिसाब से 3 से 5 साल का नजरिया रखें। मैं कहता हूं मार्केट में आप 1 से 2 साल का भी रखेंगे तो शायद आप कमा के जाएंगे। पर ये जो इन्वेस्टर, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे और वो क्या हुआ, 1.25 लाख हो गए। उन्होंने कहा 2 महीने में, उन्होंने कहा प्रॉफिट बुक करो, बाहर आओ। अब उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा धंधा है, ये तो अच्छा धंधा बन सकता है। फिर इन्वेस्ट किया, पता लगा 25 के, वो 1 लाख के 75,000 रह गए। तो वो ध्यान रखना चाहिए, ये जो ल्योर है मार्केट का जी, वो उससे बच के रहना चाहिए जी। From Thane, we are joined in by Gurunath. We welcome you. जी सर, नमस्कार। पुलिस सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर, मेरा क्वेश्चन सर ये टेलीकॉम सेक्टर के बारे में जी। सर, ये जो अभी 5G की जो 5G जो सर्विस देने वाले कंपनियां जी, सर, ये जो गवर्नमेंट से जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है जो हजारों करोड़ों रुपए लगा के जो स्पेक्ट्रम खरीदते हैं जी,
तो सर क्या भविष्य में मतलब ये इसका जो वो तो अपना रिकवर करने का तो कोशिश करेंगे ना जो जी जितनी तो सर ये जो मतलब फ्यूचर में इसका डेटा मतलब कितना महंगा होने की ये संभावना है, ये थोड़ा सा बताइए। गुरुनाथ जी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बहुत ज्यादा महंगा तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत की जो मार्केट है टेलीकॉम की बहुत प्राइस सेंसिटिव है। आपने देखा होगा जब एक कंपनी आई पीछे उसने बहुत सस्ती दरों पे निकाला तो फटाफट वहां से सब्सक्राइबर्स उस पे जाने लग गए। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा भी नहीं है, पर है कंपटीशन तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत 5G के लिए हमें फालतू पे करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर मुझे लगता है 5G के जो फायदे हैं वो इतने हैं कि आप वो जो थोड़ा बहुत फालतू, उसको हम आरपू कहते हैं, आरपू होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो कंपनीज का लक्ष्य है कि थोड़ा सा वो आरपू को बढ़ाएं और वो बढ़ेगा भी, पर जो बढ़ेगा वो आप जो लोग काम धंधा करते हैं, बिजनेस, देखिए आप किसी ने व्हाट्सएप पे चैट करनी है या मूवीज देखनी है उसको तो थोड़ा फालतू, पर जो लोग काम धंधे के लिए इसको यूज करते हैं डिजिटाइजेशन के बाद तो बिल्कुल मुझे लग रहा है वो रिकवर भी कर लेते हैं। और 5G के आने से बिजनेस में इतना ज्यादा रफ्तार मिलेगी, मुझे लग रहा है वो रफ्तार इस हाइक को न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगी। पर थोड़ा बहुत गुरुनाथ जी चिंता नहीं करिए, उन्होंने जो लाखों करोड़ रुपए लगाया है उन्होंने एक विजन लेके लगाया है, बाकायदा फोरकास्ट बनती है, इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और भारत में अभी भी गुंजाइश है पेनिट्रेशन का 5G और 4G के लिए, खासकर रूरल और सब अर्बन एरियाज में। दिल्ली से कमल है हमारे अगले श्रोता, सवाल पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं। सर पहला सवाल ये है कि जैसे जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज का TDS काटती हैं और हर महीने या क्वार्टरली बेसिस पर सरकार के खाते में जमा कराती हैं और फिर साल के अंत में एक एम्प्लॉय जो है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो सर ऐसा होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ही सरकार उस जमा हुए पैसे को यूज कर सकती है? नंबर 1। दूसरा सर मेरा सवाल है, मैं स्टॉक मार्केट में नया हूं, तो सर जैसे मैंने एक स्टॉक खरीदा 500 रुपए का, अब वो स्टॉक जब ऊपर या नीचे जाता है तो मार्केट में तो लोग ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या उस कंपनी को भी फायदा या नुकसान होता है स्टॉक ऊपर नीचे, या सिर्फ ये लोगों के बीच की ट्रांजेक्शन है? चलिए आपका पहला सवाल है TDS का। जी नहीं कमल जी, जब TDS आप जमा करते हैं वो सरकार के खाते में चला जाता है, उसके बाद अगर रिफंड करना पड़ता है बाद में, तो आपने देखा होगा वित्त मंत्रालय से निरंतर डेटा आता रहता है, वो लोग उसको रिफंड को अलग ट्रीट किया जाता है, रिफंड को नेट टैक्स कलेक्शन में से बाद में घटा दिया जाता है। पहले जो TDS जमा होता है वो पूरा का पूरा टैक्स कलेक्शन में मान लिया जाता है। दूसरा आपने कहा कि कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 लोग आपस में, मैं और आप खरीद बेच कर रहे हैं तो कंपनी तो अपना ऑपरेशन नॉर्मली कर रही है। हाँ, कीमत बहुत ऊपर चली जाती है तो कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी हो जाती है, उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, पर स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं कमल जी, उससे कंपनी के ऑपरेशंस में कंपनी के प्रोमोटर्स को, कंपनी के एम्प्लॉइज को, प्रोमोटर्स को थोड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि उनकी जो होल्डिंग है, प्रोमोटर्स होल्डिंग, वो और अमीर या गरीब होते रहते हैं, पर बेसिकली कंपनी की फंक्शनिंग में इससे कोई अंतर कमल जी नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश से विपिन है हमारे अगले श्रोता, जल्दी से सवाल पूछिए, बहुत कम समय बचा है। जी बिल्कुल मैम, समय कम है। सर जी नमस्कार मैम, आपको भी नमस्ते। और विपिन सागर से बात कर रहा हूँ और सभी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि सवाल तो नहीं है, टॉप 5 में आ गया है इंडिया इकोनॉमी के मामले में, तो बधाई। और शरद जी जो अभी लड्डू की बात कर रहे थे, तो शरद जी लड्डू हमें कब खिलाएंगे SKLL वाला? थैंक यू। तो विपिन जी का बड़ा खुशनुमा कॉल था, बहुत उनको भी बधाई जी। सब पूरे देशवासियों के लिए ही ये बहुत अच्छी खबर है। और अब समय समाप्त हो रहा है, सो हमें जो चर्चा है उसको भी यहीं समाप्त करना होगा। उससे पहले आप ब्रीफली बता सकते हैं नेक्स्ट वीक आप सेंसेक्स की परफॉर्मेंस कैसे है? एक शब्द में कहूं सोनो तो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और मार्केट भुलाने की कोशिश करेगा जैक्सन होल के किए गए होल को, और देखते हैं कितनी जल्दी डाइजेस्ट करते हैं और मार्केट फिर वही रसाकशी अभी थोड़ी कुछ दिन और जारी रहेगी। Thank you, Sharad, for being with us. And before we close, the headlines once again. Market remained unchanged in the week ended yesterday on the back of mixed global cues. Sensex closes at 58,803, Nifty settles at 17,539. And US stocks suffered third weekly loss despite report of job offer increase that failed to ease fears of inflation. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.